आई नो बहुत सारे रिक्वेस्ट आ चुके हैं कि भैया 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो कहां है। आ चुकी है, मैं आपको कराने वाला हूं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतिहास के, हिस्ट्री के, जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आई नो 2 दिन बाद एग्जाम है, 1 तारीख को आपका एग्जाम है। अब इन 2 दिनों में भैया क्या करें, तो इन 20 क्वेश्चनों को करके चले जाओ। सबसे ज्यादा इन्हीं में से सवाल आने वाले हैं। इसका एक आंसर फॉर्म जो है मैं आपके व्हाट्सएप कम्युनिटी पे भी दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके देख लेना, डाउनलोड कर लेना। अब यार 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्या मुझे हिस्ट्री आती है? तो टेक्निकली नो, मैं हिस्ट्री का टीचर नहीं हूं, जो अफसोस की बात है। लेकिन हां, हमारे ही टीम में एक बहुत होनहार टीचर है जिनको हिस्ट्री बहुत अच्छे से आती है। अब इतने दिन से वीडियो इसलिए नहीं आ पाती, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था, फाइनली वो मान चुकी हैं और आप लोगों के लिए ऐसे क्वेश्चंस निकाले हैं जो आप कमेंट करके बोलोगे सर जो बताया था मैम ने वही आया। तो एक बार इस स्टूडियो में मैं ही और मैम है, तो एक बार जोरदार तालियों के साथ मैं ही स्वागत करता हूं महिमा मैम का। ओवर टू यू महिमा मैम प्लीज। देखिए, हमारे बच्चे हम पे बहुत ट्रस्ट करते हैं। उन्होंने जो है इकोनॉमिक्स में, इंग्लिश में, पॉलिटिकल साइंस में जो हमने बताया वही आया। तो मैं चाहूंगा कि इस परंपरा को आप भी फॉलो करें और प्लीज जो बताएं वही आए। तो ओवर टू यू महिमा मैम, थैंक यू सो मच। गाइस अच्छे से पढ़ना, एंड में मिलता हूं। स्टार्ट करते हैं टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, एनालाइज द रोल ऑफ कृष्णदेव राय एज द रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर। क्वेश्चन विजयनगर चैप्टर से है। कृष्णदेव राय एक ऐसे रूलर थे जो विजयनगर में जब आए थे तो विजयनगर का पूरा ऑरा ही बदल गया था। ये विजयनगर में स्टार्ट किया था इन्होंने रूलिंग 1509 में, और 1509 के बाद तक, जब तक ये विजयनगर में रहे थे, ऐसा माना जाता है वो विजयनगर के वासियों के लिए सबसे प्यारा, सबसे खुशहाल पीरियड था। विजयनगर में कृष्णदेव राय का रोल ये रहा कि वो एक अच्छे रूलर होने के साथ साथ लिटरेचर में, इकोनॉमिकल कंडीशंस में, पॉलिटिक्स में बहुत बढ़िया थे। कृष्णदेव राय ने 1509 में जब एंट्री करी तो उसके बाद उनकी 3 वॉर है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, 1512, 1514 और 1520। ये वॉर्स वो हैं जहाँ पे उन्होंने विजयनगर को एक्सपेंड करने के लिए एरिया में जाके लड़ाइयाँ की थी और उन्हें जीता भी था। तो आपको इसमें डिस्कस करना है सारी चीज़ें कि विजयनगर का मिलिट्री कैसी थी, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, इकोनॉमिकल पॉलिसीज कैसी थी, और वहाँ की सारे लिटरेचर सोर्सेज वगैरह कृष्णदेव राय के आने के बाद कैसे रहे। ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का आ सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइज द रोल ऑफ गांधी जी इन द रिस्टोरेशन ऑफ पीस एंड हार्मनी अमंग वेरियस कम्युनिटीज आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। चैप्टर आपका ये 11 और 12 दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन है। आपको पता होगा चैप्टर 11 में महात्मा गांधी का बहुत बड़ा रोल रहा है। उन्होंने बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स चलाए जिसकी वजह से हमें ब्रिटिशर से छुटकारा जल्दी मिला और हमें इंडिपेंडेंस मिली। तो इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली वो सारी चीज़ें बतानी है कि गांधी जी ने ऐसी कौन कौन से मूवमेंट्स किए थे जिनकी वजह से हमें पीस और हार्मनी मिली। जैसे कि सबसे पहले गांधी जी ने नॉन वायलेंस मूवमेंट चलाया था, सत्याग्रह चलाया था, ताकि बाकी चीज़ें ख़त्म हो पाए और जो हमारा देश है वो जल्दी आज़ाद हो पाए। उन्होंने हिंदू मुस्लिम में जो भेदभाव बढ़ रहे थे, जो डिस्क्रिमिनेशन बढ़ रहा था, उसको ख़त्म करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें करी थी। उन्होंने कुछ पर्सनल एफर्ट्स लगाए थे रिड्यूस करने के लिए कम्युनल टेंशन्स को। पार्टीशन के बाद जैसे लोगों के बीच डर बैठा हुआ था कि खाएंगे कहाँ से, पिएंगे कहाँ से, वो सारी चीज़ों की देखरेख पर्सनल लेवल पे गांधी जी ने करी थी। उन्होंने गवर्नमेंट और सोसाइटी से भी ये रिक्वेस्ट की थी कि जो भी रिलीजन है, चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम है, उनको इक्वली ट्रीट किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द हड़प्पन स्क्रिप्ट कॉल एन मिस्टीरियस स्क्रिप्ट। देखो, आपको पता होगा चैप्टर 1 का क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का। हड़प्पन सिविलाइजेशन अब तक की सबसे बड़ी सिविलाइजेशन है, नो डाउट, पर हड़प्पा सभ्यता के बारे में जितनी भी हम चीज़ें पढ़ रहे हैं वो उसकी स्क्रिप्ट से नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो हड़प्पन की स्क्रिप्ट है वो मिस्टीरियस स्क्रिप्ट है। हम उस स्क्रिप्ट को आज तक समझ ही नहीं पाए हैं। जितनी भी चीज़ें हम पढ़ते हैं, पढ़ी हैं, वो सब उसके साइंस की वजह से है। उसको आप एक पिक्टोरियल स्क्रिप्ट भी बोल सकते हो, क्योंकि पिक्चर से हमने पता लगाया कि हड़प्पा सभ्यता में क्या था, किस बेस पे वो बना हुआ था। तो इसीलिए हम हड़प्पा की स्क्रिप्ट को मिस्टीरियस स्क्रिप्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी चैप्टर से है, व्हाई इज द हड़प्पन ड्रेनेज सिस्टम कंसीडर्ड अ प्लान एंड कंप्लीट ड्रेनेज सिस्टम।
हड़प्पा का जो स्ट्रक्चर था वो दो बेस पे बना हुआ था बेसिकली मोहनजोदारो का। पहला था आपका सीटाडेल, दूसरा था आपका लोअर टाउन। सीटाडेल में हमारे पास एक ग्रेट बाथ भी बना हुआ था। आपने अगर पूरा चैप्टर ढंग से पढ़ा हो तो आपने उसमें नोटिस किया होगा कि हड़प्पा सभ्यता में हमारे पास ड्रेनेज सिस्टम के बहुत सारे अच्छे से तरीके थे, जैसे कि हर घर के बाहर नालियाँ निकाली हुई थी, कुएं वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा मिले थे, जिससे हमें पता लगा था कि हड़प्पा के लोग ना साफ सफाई का ध्यान रखते थे। तो वहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम था वो इसी चीज़ पे डिपेंड था कि नालियाँ निकली हुई हैं, सड़कें अच्छे से बनी हुई हैं, हर एक घर के बाहर बाथरूम बना हुआ है। तो यही हड़प्पा का ड्रेनेज सिस्टम डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिटिकली एग्जामिन द फिफ्थ रिपोर्ट। ये वाला क्वेश्चन ना आपके बहुत सारे सैंपल पेपर्स में रिपीट भी हुआ है। फिफ्थ रिपोर्ट आपको पता होगी कब बनाई गई थी? जब ब्रिटिशर्स ने अपना रूल स्टार्ट कर दिया था बंगाल में, तो वो 3 तरीके के टैक्स ले रहे थे फार्मर्स से, माहलवाड़ी, रियॉटवाड़ी और जमींदारी। अब इस टैक्स में क्या था कि भाई टैक्स जो था जमींदारी सिस्टम में वो फिक्स था, परमानेंट था। अब इसके वजह से जो फार्मर्स थे उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने एक सनसेट मेथड भी लगा दिया था। सनसेट मेथड आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर में, जो कि आते हैं उस टॉपिक के बाद कि फार्मर्स किस वजह से टैक्स पे नहीं कर पाते थे। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने सनसेट मेथड लगाया हुआ था, जिसमें यह था कि अगर आप टैक्स भरने पर्टिकुलर डेट पे सूर्य छिपने से पहले नहीं आए तो या तो आपका टैक्स डबल कर दिया जाएगा या फिर आपकी जो ज़मीन है उसको नीलाम कर दिया जाएगा, उसका ऑक्शन कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को झेलते हुए, सब चीज़ों से निकलते हुए फार्मर्स ने कई बार रिक्वेस्ट की थी ब्रिटिशर से कि आप जो भी ये चीज़ें करते हो उसको थोड़ा कम कर दो, पर ब्रिटिशर्स नहीं मानते थे। तो एक फिफ्थ रिपोर्ट तैयार की गई थी जो कि 1002 पेजेस की रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट में बेसिकली सारे जमींदार, सारे फार्मर्स, यहाँ तक कि जो कलेक्टर होते हैं वो लोग भी शामिल थे। ये रिपोर्ट तैयार करके भेजी गई थी और इस रिपोर्ट पे फिर एक्शन लिया गया था। और एक्शन ये लिया गया था कि जो रानी थी उन्होंने बोला था ब्रिटिशर्स को कि आप जिस एरिया में घुसे हुए हो वहाँ से निकलो, थोड़ा ऊपर की साइड जाओ, पहाड़ी की साइड जाओ और वहाँ पे जाके जगह ढूंढो लोगों को परेशान करने के अलावा। तो ये आपकी फिफ्थ रिपोर्ट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी मूवमेंट्स। देखो ये चीज़ आप अभी नोटिस कर लो, लिख के ले लो या कुछ भी कर लो, 8 मार्क्स में आपका महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चाहे वो आपसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पूछे, चाहे आपसे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट पूछे, वो क्वेश्चन आना ही आना है। तो इसमें आपको वही ब्रीफली डिस्क्राइब करना है महात्मा गांधी के मूवमेंट्स को। और आपका जो सॉल्ट सत्याग्रह था वो सिविल डिसोबीडियंस के बाद ही आया था, तो आपको उसको ढंग से पढ़ लेना है। एक बार डिस्क्राइब कर देते हैं। सॉल्ट सत्याग्रह में आपको पता होगा कि गांधी जी को, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने ऐसा बोल दिया था कि इंडियंस को अलाउ नहीं है कि वो सॉल्ट प्रोड्यूस करे। तो वो अपने ब्रिटिशर्स जो थे वो सॉल्ट को ज़्यादा हाई प्राइसेस में बेचने लगे थे। गांधी जी इस चीज़ को डिसोबे करते हुए वो गए थे अपने आश्रम से और उन्होंने नमक को उठा लिया था अपने हाथ से, जिसकी वजह से उन्होंने जो ब्रिटिशर्स का रूल था, जो उनका कानून था, लॉ था, उसको डिसोबे कर दिया था। यहीं से आपके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द रोल्स ऑफ रूमर्स एंड प्रेडिक्शंस इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। रिवोल्ट ऑफ 1857 अगेन इस चैप्टर से क्वेश्चन ये वाला आना ही आना है, चाहे वो आपको अवध के पर्सपेक्टिव से पूछे या फिर वो आपसे 1857 का रिवोल्ट ही पूछ ले। यहाँ पे हमने पूछा है कि जो रूमर्स फैल रहे थे, आपको पता होगा कि जब लड़ाई बढ़ती जा रही थी तो जब जो हमारे कुछ लोग थे जो आर्मी में थे, जो सोल्जर्स थे, वो पहुंचे थे बहादुर शाह जफर के पास, तो उन्होंने उनसे पूछा था कि हमें अब क्या एक्शन लेना चाहिए। तो बहादुर शाह जफर ने बोला था कि भाई आप इस चीज को ना स्प्रेड करो। अब स्प्रेड करने के लिए उन्हें बहुत सारी चीजें चाहिए थी, क्योंकि एट द एंड उन्हें ये साबित करना था कि जो मंगल पांडे जी के साथ हुआ है वो गलत हुआ है। तो बहुत सारे रूमर्स और प्रेडिक्शन निकल के आए थे। तो रूमर्स आपका पहला ये था कि जो कारतूस है, यानी कि जो कार्टेज है, उसमें सुअर की चर्बी का मांस मिलाया जा रहा है। इससे हमें क्या पता लगा कि जो कारतूस था वो मुंह से छीलना पड़ता था। अब मुंह से छील रहे हैं तो वो मांस जो है वो उन लोगों के मुंह पे लग रहा है। और आपको पता होगा जो सुअर है वो मुस्लिम में गलत होता है और गाय हमारे लिए पूजनीय होती है। तो सेम चीज़, पहला र्यूमर आपका ये फैला था। दूसरा र्यूमर फैला था कि जो आटा है, जो आटा बन रहा है आजकल, वो उस आटे में हड्डी का चूरा मिलाया जा रहा है, अगेन सुअर की और गाय की। ये आपका दूसरा र्यूमर फैल रहा था।
तीसरा र्यूमर फैल रहा था कि जो ग्रुप किचन है जहाँ पे आर्मी लोगों के लिए खाना बनता है उसमें भी वो कहीं ना कहीं इसी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं। ये 3 र्यूमर फैल रहे थे। और चौथा आपका प्रेडिक्शन हुआ था। प्रेडिक्शन आपका ये हुआ था कि 100 साल के अंदर या फिर 100 साल के बाद जो ब्रिटिशर्स का राज है वो खत्म हो जाएगा। तो ये 3 र्यूमर्स और एक प्रेडिक्शन थे जो 1857 के रिवॉल्ट में फैल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द टीचिंग्स एंड फिलॉसफी ऑफ लिंगायत ट्रेडिशन। भक्ति सूफी का ये चैप्टर है। लिंगायत चैप्टर में आया था बसावना। बसावना नाम के राजा थे जो कि कर्नाटका से आए थे। ये वैसे तो जैन धर्म से बिलोंग करते थे पर इन्होंने अपने आप को ब्राह्मण आइडियोलॉजी में घुसा लिया था। ये इस चीज में बिलीव करते थे, ये शिवलिंग को मानते थे, शिवलिंग को पूजते थे। ये लोग अपने लेफ्ट शोल्डर से एक जनेऊ धारण करते थे जो कि सिल्वर बॉक्स में उसको रखते थे। और ये ना मानते थे कि जो लोग वो धागा या फिर वो लिंगायत धारण कर रहे हैं वही असली मेल है। तो ये शिवलिंग की पूजा करते थे। इनकी कुछ आइडियोलॉजीज अलग थी, जैसे कि ये पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते थे, ये लोगों को जलाने में विश्वास नहीं रखते थे। इनका विश्वास था कि हमें दफनाना चाहिए। ये चाहते थे कि जो औरत विडो हो चुकी है उसकी शादी हम फिर से करवा सकते हैं। और ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे, ये बेसिकली लिंग को पूजते थे, जो हम शिवलिंग देखते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी चैप्टर से, डिस्क्राइब द लाइफ एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मीराबाई इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ भक्ति मूवमेंट इन मिडिवल इंडिया। अब भक्ति मूवमेंट जब चल रहा था तो उसमें हमने देखा था कि डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, ऊंचे नीचे का भेदभाव, उसके भगवान अच्छे हमारे भगवान अच्छे, ये वाला सारा कॉन्सेप्ट। मीराबाई हमारी एक ऐसी लेडी थी जो कृष्ण जी को बहुत मानती थी, उनकी डिवोटी थी। मीराबाई चाहती थी हमेशा से कि उनकी शादी कहीं भी ना हो, वो एज अ हस्बैंड कृष्ण जी को ही देखती थी। फिर भी उनके पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती उनकी शादी करवा दी थी। अब जब ज़बरदस्ती शादी हो गई थी, जो मीराबाई थी उन्हें वो चीज़ पसंद ही नहीं थी, वो उस जगह पे ठीक से रहती भी नहीं थी। तो उनके इन लॉज ने ट्राई किया था उन्हें जहर देने का, पर मीराबाई जहर से मरी नहीं थी। मीराबाई एट द एंड अपने ससुराल से निकल के आ गई थी और उन्होंने फिर से कृष्ण जी की तरफ ही अपना सारा टाइम सब कुछ उन्होंने लगाया। मीराबाई वाइट साड़ी पहनती थी और वो रिप्रेजेंट करती थी कि भगवान ही है जो कुछ है, तो वो उनके लिए गाने लिखती थी, गाने गाती भी थी। और मीराबाई के जो टीचर थे वो थोड़े नीचे कास्ट से बिलोंग करते थे, तो मीराबाई उस चीज़ में भी विश्वास नहीं रखती थी कि ऊंची नीची जाति करके कोई कॉन्सेप्ट होता है। वो मानती थी कि सब इक्वल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why did Vallabhbhai Patel remark the British element is gone but they have left the mischief behind? जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये वाला क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली आता होगा। आपको पता है कि जब देश आज़ाद हो गया था पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमारा इंडिया था वो टुकड़ों में बिखर रहा था, तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उन्होंने बहुत बड़ी हेल्प करी थी सारे रजवाड़ों को मिलाने में। आपको वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे सारा एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिन द ग्रोथ ऑफ पौराणिक हिंदुइज्म। बेसिकली चैप्टर में बताना है जो हिंदू धर्म है वो आया कहाँ से, निकला कहाँ से। तो जो हिंदू धर्म निकला था वो निकला था आपका महाभारत वाले चैप्टर से, चैप्टर नंबर 3, जिसने आपने पढ़ा था वर्ण सिस्टम कि ब्रह्मा जी की बॉडी से 4 वर्ण निकले थे। सबसे पहला था आपका ब्राह्मण, हेड से, शोल्डर से आपके क्षत्रिय, थाई से आपके वैश्य और फीट से आपके शूद्र। यहाँ पे वो आपको समझाना है पूरा। एग्जामिन द लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन मुगल इंडिया। मुगल इंडिया का लैंड रेवेन्यू सिस्टम कैसे चल रहा था, तो इस चैप्टर में बेसिकली आपको बताना है अकबर का टाइम पीरियड, कि अकबर के टाइम पीरियड में भी स्टार्ट हो गया था टैक्स इकट्ठा करना, जिसमें क्या हुआ था एक पर्टिकुलर अमाउंट फार्मर से लिया जाता था। इसके बारे में कहीं ना कहीं आईने अकबरी जो किताब है आपकी, जो कि अब्बुल फजल ने लिखी थी, मुगल के कोर्ट में ही थे, इसमें इन्होंने पूरा लैंड रेवेन्यू सिस्टम समझाया हुआ था कि कैसे कैसे अलग अलग शब्द बोल बोल के लोगों से टैक्स इकट्ठे किए जाते थे, चाहे वो व्यापारी हो या फिर वो आर्टिशियंस हो या फिर वो फार्मर हो। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द ग्रीवियंस ऑफ सिपाहीज अगेंस्ट ब्रिटिश प्रीसीडिंग द अपराइजिंग ऑफ 1857। आपको पता है 1857 का रिवोल्ट अगेन जो भी मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि जब मंगल पांडे को फांसी चढ़ा दिया गया था तो बहुत सारे हमारे सिपाही लोग थे वो गए थे दिल्ली, दिल्ली से मेरठ, ऐसे ऐसे जगह जाके उन्होंने बगावत की थी। इसमें आपको पूरा एक्सप्लेन करना है जो डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ हुआ था, जो कम अमाउंट उन्हें पे की जाती थी, और वो कंट्रोवर्सी जो मैंने अभी आपको बताई थी कि जो कार्टेज था उसमें वो सुअर की चर्बी का मांस मिला रहे थे, वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Magda became the most powerful महाजनपद
between 6th and 4th century. Justify the statement. हमारे पास टोटल 16 महाजनपद थे, पर हमने 12th में पढ़े 7 है, जिसमें से एक मगध था जिसको हमने पूरा डिस्क्राइब करके पढ़ा था। मगधा सबसे बढ़िया एम्पायर था। कैसे? इसकी इकोनॉमिकल कंडीशन, इसका सोशल, इसका कल्चर और इसका पॉलिटिकल सिस्टम यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन सब अच्छा था। तो मगधा एक ऐसा एम्पायर था जिसमें बहुत बढ़िया बढ़िया रूलर भी आए, जैसे कि आपके चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, इन सबको लेके आपको एक्सप्लेन करना होगा कि टोटल कितनी डायनेस्टी आई थी, हर्यका, नंदा, जितनी भी डायनेस्टी आई थी वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके सब कुछ समझाना होगा। कुछ आपको डिसएडवांटेज भी बताने होंगे बिम्बिसारा जैसे रूलर्स के, वो आप सब एक्सप्लेन कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन कबीर्स टीचिंग ऑन लव, डिवोशन एंड इनर रियलाइजेशन। कबीर का चैप्टर आपका भक्ति सूफी चैप्टर से ही है, मीरा बाई के बाद का टॉपिक। इस टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जो कबीर दास थे, ऐसा माना जाता है कि एक विधवा लेडी ने उन्हें बर्थ दिया था, लाइक उनके हस्बैंड की पहले डेथ हो गई होगी, बाद में बेबी पैदा हुआ, तो वो कबीर जी थे। अब क्या हुआ था कि कबीर जी की मदर ने उन्हें एक नदी के पास छोड़ दिया था, फिर कोई पुअर कपल ने उन्हें पाला था। तो जो कबीर जी थे उन्होंने स्टार्टिंग से ही ये सारी चीज़ें झेली थी, और कबीर जी जो मानते थे वो विश्वास रखते थे सच बोलने में। तो आपने अपनी 6 to 8 के एनसीईआरटी में कबीर के दोहे भी पढ़े होंगे, तो आपको वही सारी चीज़ एक्सप्लेन करनी है कि एक वर्स में, एक दोहे में कबीर जी कितना कुछ समझा देते थे, उनका डिवोशन, उनकी प्रेयर, सब कुछ आपको यहाँ एक्सप्लेन करनी है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वर द डिफरेंट एंड यूनिक elements added in the fortification of Vijayanagar Empire? Explain. अब विजयनगर एम्पायर की सबसे बड़ी खासियत थी वहाँ का फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन इन द सेंस किलाबंदी। विजयनगर में जो किलाबंदी थी वो बहुत हायर लेवल की होती थी, एकदम यूनिक पत्थर मंगाए जाते थे उस फोर्टिफिकेशन के लिए। 8 लेवल पे वहाँ पे फोर्टिफिकेशन की जाती थी, राजा के महल से लेके क्रॉप्स तक, यानी कि हर एक चीज़ को किलाबंद किया जाता था, फोर्टिफाई किया जाता था। इसके रीजंस होते थे कि फोर्टिफाई करने से हम हमले से बच सकते थे, चीज़ें खराब ना हो इसलिए बच सकते थे, पर इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते थे। डिसएडवांटेज होते थे आपके कि भाई बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता था, उसको मेंटेन करने में दिक्कत होती थी। और विजयनगर में एक वाटर स्टोरेज यानी कि वहाँ का वाटर सिस्टम भी अच्छा था, जैसे हड़प्पा का था, सेम वैसे ही विजयनगर में। एक आपका क्वेश्चन और आ सकता है क्रॉप्स को लेके कि जो हम फोर्टिफाई करते थे वो क्रॉप्स को क्यों करते थे। तो इसका रीज़न ये था कि जो विजयनगर के सामने जो भी दुश्मन होता था वो ट्राई करता था कि वो सीधा क्रॉप्स पे हमला करे। अगर खाना ही नहीं मिलेगा तो सामने वाला इंसान वैसे ही खत्म हो जाएगा, इसलिए जो विजयनगर एम्पायर था वो वहाँ की क्रॉप्स को यानी कि अनाज को फोर्टिफाई करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई वर द वुमेन कंसीडर्ड एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स इन एग्रीगेट सोसाइटी ड्यूरिंग 16 and 17th सेंचुरी। ये आपका चैप्टर नंबर 8 से क्वेश्चन है। अब इसमें आपको बेसिकली बताना है कि वुमेन्स क्या रोल प्ले करती थी। देखो, हमने आईने अकबरी जो किताब अबुल फजल ने लिखी थी उसमें हमने पढ़ा था कि जो वुमेन्स थी वो हस्बैंड के साथ ही रहती थी, यानी कि जो लोग आदमी लोग जो काम करते थे औरतें भी उतना ही काम करती थी। अगर आदमी का काम था खेती करना तो बाद में कटाई वगैरह का काम होता था वुमेन का। तो वुमेन ने बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा आर्टिशंस में भी, लाइक घर में बैठ के कुछ काम करना, सिलाई, बुनाई, कटाई, जो भी चीज़ें थी वो वुमेन्स का भी सेम रोल प्ले था। 2 चीज़ें इसमें मेंशन थी कि जैसे कि बंगाल में अलाउ नहीं होता था वुमेन्स को कि वो किचन वगैरह के काम करे जब वो अपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे हो, ऐसे उनको अलाउ नहीं होता था कि वो पान गार्डन में भी एंटर करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालाइज हाउ संथल सेटल इन द पेरिफेरी ऑफ राजमहल हिल्स इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी। ये वो वाला टाइम पीरियड है 5th रिपोर्ट के बाद वाला, जब जो हमारे ब्रिटिशर्स थे वो राजमहल की पहाड़ियों की तरफ चले गए थे। अब जब वो वहाँ पे चले गए तो उन्हें ना लेबर नहीं मिल रहा था काम करने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, पर डे के हिसाब से लेबर को उठाना शुरू करा कि आप आओ हमारे लिए काम करो, हम आपको पे करेंगे। अब इसमें जो उन लोगों को है ना संथल्स बोला गया, अब वो आके काम भी कर देते थे, पर धीरे धीरे क्या हुआ, वो संथल्स इकट्ठे होने शुरू हो गए। लाइक एक आया, अगले दिन 2 आ गए, फिर पूरी फैमिली आ गई, फिर पड़ोसी आ गए। तो ये सारी चीज़ें करके जो आपके संथल्स हैं वो पूरी तरीके से माइग्रेट हो गए थे। उन्होंने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी सीख ली थी, और उनके फिर जो लैंडलॉर्ड्स थे जिनकी ज़मीनों पर आके वो काम कर रहे थे उनसे भी लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी इसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the ancient India the kingship was not only with Kshatriyas but also with non-Kshatriyas. Explain the statement with example.
आप लोगों को मैंने अभी बताया था कि ब्रह्मा जी की बॉडी से 4 वर्णास निकले थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब ऐसा माना जाता था कि ब्राह्मण का काम था पढ़ाना, ज्ञान बांटना, हवन वगैरह करना, और क्षत्रिय का काम था लड़ाई करना। बेसिकली ब्राह्मण्स को अलाउ नहीं होता था कि वो शस्त्र उठाए, पर कुछ हमारे ऐसे ब्राह्मण थे जिन्होंने शस्त्र उठाए थे, तो आपको उनके बारे में सारा एक्सप्लेन करना है। जैसे कि मौर्याज में चंद्रगुप्त मौर्य, नंदा में धनानंदा, ये कुछ ऐसे नॉन क्षत्रिय रूलर्स थे जो क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग नहीं करते थे, स्टिल इन्होंने रूल किया था। तो आपको ये वाला इसमें एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the ancient India subcontinent there were population beyond the influence of Brahminical idea for 4 varnas. Explain this statement with example. Again ब्रह्मा जी की बॉडी से 4 वर्ण निकले, पर ऐसा नहीं है कि उन वर्णों के बाद हमारे पास लोग नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जैसे कि आदिवासी हो गए, आपके चंडाल्स हो गए, जो इन चारों में से किसी में बिलोंग नहीं करते बट स्टिल एग्जिस्ट करते हैं। तो आपको वही एक्सप्लेन करना है। आप इसमें नोमैडिक ट्राइब्स को एक्सप्लेन कर सकते हो, आदिवासी को एक्सप्लेन कर सकते हो। एक चीज इसमें मेंशन नहीं है, वो आपके चंडाल्स। चंडाल्स आपको पता होगा, मनुस्मृति में इनका पूरा कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है कि चंडाल्स का काम होता था जो मर गए हैं उनके कपड़े पहनना, लोहे के बर्तन में खाना खाना। अगर ये बाहर की दुनिया देखना चाहते हैं तो इन्हें पहले अपनी कमर पे झाड़ू वगैरह बांध के शोर मचा के बाहर निकलना होता था, क्योंकि ऐसा बिलीव करते हैं कि अगर आप चंडाल को देख लोगे तो आप गलत हो जाओगे, आपके साथ कुछ बुरा होगा, ऐसा बिलीव करते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, examine Ibn Battuta's views on Delhi and Daulatabad during his travel. चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है, थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर्स। 3 हमारे पास ट्रेवलर्स आए थे, इब्ने बतूता, फ्रांकोइस बर्नियर और अल-बिलूनी। इसमें आपको इब्ने बतूता के व्यू बताने। इब्ने बतूता का पहले आप सारा कॉन्सेप्ट बता दोगे, कब बर्थ हुआ, कैसे यहाँ पे आए, वो पहुँचे इंडिया में। उसके बाद आप बताओगे कि उनका दिल्ली पे क्या व्यू था। इन शॉर्ट उन्होंने दिल्ली और दौलताबाद का बोला हुआ था कि दिल्ली और दौलताबाद ना बहुत मच्छी बाजार टाइप्स है। लाइक लोगों को पता ही नहीं है क्या करना है, सब भेड़ चाल है, वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है। अगला लास्ट क्वेश्चन, बुद्धा रिगार्डेड द सोशल वर्ल्ड एज द क्रिएशन ऑफ ह्यूमंस रेदर देन ऑफ डिवाइन ओरिजिन। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। 4th चैप्टर है जैनिज्म और बुद्धिज्म वाला। देखो बुद्धिज्म में आपको पता होगा कि 4 नोबल ट्रूथ्स थे और 8 तरीके थे उन्हें सही करने के। इन शॉर्ट बुद्धा जी खुद, उनका नाम पहले सिद्धार्थ था, राजमहल में रहते थे, बाद में निकले तो मरा हुआ इंसान देखा, बीमार इंसान देखा, गरीब इंसान देखा, फिर उन्हें रियलाइज़ हुआ था कि वो जहाँ रह रहे हैं वो तो बहुत अच्छी जगह है पर वो बाहर जाके एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो वो बाहर निकले थे। फिर निकलने के बाद उन्होंने सारी चीज़ें देखी थी और उन्होंने बोला था कि सबसे गलत चीज़ है लोगों के अंदर नीड या फिर इच्छा। जितनी लोग इच्छाएं करते हैं उतना वो परेशान होते हैं। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, सब कुछ बताना है कि बुद्धा जी बिलीव करते थे कर्म में, कि जैसा आप करोगे वैसा आप पाओगे। धर्म में कि आपका धर्म, आप अपने धर्म से हटके कुछ मत करो। और जो तीसरा कास्ट सिस्टम, वो डिस्क्रिमिनेशन या कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं रखते थे। इस चैप्टर से आपको एक स्तूपास के बारे में भी पढ़ लेना है, लाइक सांची स्तूपा और अमरावती स्तूपा भी। नेक्स्ट आपका कृष्णदेव राय जो चैप्टर था, नेक्स्ट आपका जो कृष्णदेव राय वाला चैप्टर था उसमें से आप एक अमर नायका सिस्टम भी पढ़ लेंगे। चल जाओ। अमर नायका सिस्टम बेसिकली ये क्वेश्चन रिपीटेड है, 3 नंबर में आ सकता है। अमर नायका सिस्टम वो था कि जो आपके कमांडर्स थे उनको अमर नायक बोला जाता था। उनको गवर्नमेंट अलॉट करती थी कुछ एरिया कि आप जाओ और यहाँ से टैक्स कलेक्ट करो। अब वो जब टैक्स कलेक्ट करते थे तो उसका कुछ हिस्सा अपने पास रख के, कुछ गवर्नमेंट को देके, बाकी गरीबों में बांट देते थे और कुछ हिस्सा बचा हुआ हाथी और जो घोड़े होते थे उनकी सेवा में लगा देते थे। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आप कर लोगे तो आपका हिस्ट्री का पेपर बहुत बढ़िया जाएगा। सो आई गेस महिमा मैम ने जो बताया होगा उसमें आपको कॉन्फिडेंस आया होगा। ये वो क्वेश्चंस हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं जो बार बार पेपर में आते हैं। और क्या सिर्फ इससे ही काम हो जाएगा? नहीं, इससे ही काम नहीं होगा। मैं जो है आप लोगों को देने वाला हूं PYQ, यस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैम दे देते हैं बच्चों को, तो आपको मैं देने वाला हूं लास्ट PYQ 3 क्वेश्चंस।
3 क्वेश्चन, 3 पेपर, यस 3 पेपर देने वाला हूं आप लोगों को। आप जाइए, उसे पढ़िए, पहले सबसे पहले इस 20 क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए, फिर उसी परंपरा के साथ आप सैंपल पेपर PYQ सॉल्व कीजिए, एंड देन आपकी तैयारी कंप्लीट है। मिलते हैं 1 तारीख को इसी वीडियो पे कमेंट के साथ, जो बताया वही आया। ऑल द बेस्ट गाइस, मैम एक बार अभी आप भी बोल दीजिएगा, ऑल द बेस्ट एंड सी यू अगेन, बाय बाय।